वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे पचित भोजन का अवशोषण किस प्रकार से होता है। आपने जो खाना खा लिया है, आपने जो डाइट ले ली है, उसका डाइजेशन हो गया है और डाइजेशन होने के बाद उसका अवशोषण किस प्रकार से होता है। बात करेंगे पहले एनसीईआरटी की बुक्स क्या बताती हैं। एनसीईआरटी की बुक्स क्या बताती हैं, क्योंकि नीट में तो प्रश्न बनने वाला है एनसीईआरटी की बुक्स में से भी, और जो भी कंपटीशन होता है उसमें एनसीईआरटी बुक्स को प्रायोरिटी दी जाती है, वहां से प्रश्न बनाया जाता है। तो चर्चा कर लेते हैं भैया, एनसीईआरटी की बुक्स में क्या लिख रखा है पचित भोजन का अवशोषण। पहला महत्वपूर्ण बात यह लिख रखी है कि पाचन के उत्पाद जो होते हैं, यानी कि जो डाइजेशन के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो उत्पाद बनते हैं, वो या तो रक्त के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं या फिर लसिका के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ध्यान रखना, प्रश्न यहां से बनता है। किस प्रकार से बनता है प्रश्न? इस प्रकार से बनता है कि पचित भोजन का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए, केवल रक्त के द्वारा, केवल लसिका के द्वारा, रक्त व लसिका दोनों के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या आना चाहिए? पाचन के बाद जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं वो या तो रक्त के द्वारा, या तो ब्लड के द्वारा, या फिर लिम्फ के द्वारा, लसिका के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। नेक्स्ट, अवशोषण की जो विधियां हैं उनके बारे में एनसीईआरटी की बुक्स बताती है कि पचित भोजन का अवशोषण निम्नलिखित में से किस मेथड के द्वारा होता है। ऑप्शन ए, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, बी, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, सी, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तीनों हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा भी पचित भोजन का अवशोषण होता है बच्चा, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा भी अवशोषण होता है, और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा भी पचित भोजन का अवशोषण होता है। एनसीईआरटी की बुक्स कहती है क्या खास बात कि फ्रुक्टोज जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा होता है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा होता है, सुसाध्य परिवहन के द्वारा होता है। अगली बात समझ में, किसका फ्रुक्टोज का पर्सन क्या हो गया, इंपॉर्टेंट है, बनता है नहीं बनता, पर्सन बनता है। फिर और क्या कह रहे हैं कि एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज, सोडियम आयन का जो अवशोषण है, जो एब्जॉर्प्शन है, वह एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा होता है। यहां पर ध्यान देना जरूरी है क्योंकि प्रश्न तो बनता है। किस किस का एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा होता है भाई? एमिनो एसिड्स का, ग्लूकोज का, सोडियम आयंस का अवशोषण जो होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा होता है। ध्यान रखें, यहां से प्रश्न बन सकता है। पहली बात, फ्रुक्टोज, एक सिंपल सी बात बता रही है, फ्रुक्टोज का अवशोषण होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल का अवशोषण जो होता है वो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स कहती है कि रक्त के द्वारा नहीं होता, वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल। लेकिन इसमें कुछ संभावना है करेक्शन होने की, चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, मिसेल जो होते हैं, यानी कि पायशीकृत वसा का डाइजेशन होने के बाद जो वसा बनती है वह पचित वसा, वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल जो होते हैं वो पहले म्यूकोसा में जाते हैं, और म्यूकोसा में जाकर के आंत्र की म्यूकोसा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में एब्जॉर्ब होते हैं। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा क्या करता है, उसके चारों तरफ प्रोटीन का आवरण बना देता है, और प्रोटीन सहित ये जो मिशेल जो है, ये वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल जो होती हैं वो किस में चले जाते हैं, लेक्सियल में चले जाते हैं। और लेक्सियल जो होती है सिस्टर्ना काइली के द्वारा बाएं कंधे के पास सब क्लेवियन व जुगलर सिरा जो होती है उसके वहां पर, उनके संगम स्थल पर दोनों सिराएं जहां पर मिलती हैं वहां पर ये रुधिर में मिला दिए जाते हैं। तो ध्यान में रखना, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा जो होती है वहां पर जो मिसेल जो होती हैं, जो वसाएं जो होती हैं, वसीय अम्ल जो होती है, उनके चारों तरफ प्रोटीन आवरण बना दिया जाता है। प्रोटीन आवरण जो होती है युक्त जो वसा जो होती है किसमें चली जाती है, लेक्सियल में चली जाती है। एक और खास बात है, अगला प्रश्न एनसीईआरटी का कि मल त्याग की इच्छा जो है वो क्या है, इस प्रकार रेगुलेट होती है। तो एक न्यूरल रिफ्लेक्स के द्वारा मल त्याग की इच्छा प्रकट होती है। किसके द्वारा? तांत्रिक रिफ्लेक्स, न्यूरल रिफ्लेक्स के द्वारा मल त्याग की इच्छा होती है। और इजेशन का जो प्रोसेस है वो एक एचबी क्रिया है।
मतलब इच्छा तो होना, मल त्याग की इच्छा का प्रश्न आए तो आप बताएंगे न्यूरल रिफ्लेक्स के कारण होती है। और मल त्यागना, इजेशन का जो प्रोसेस है वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, यानी कि वॉलंटरी मसल्स इसको रेगुलेट करती हैं, इसलिए इजेशन क्या है, एक ऐच्छिक क्रिया है। आ गई बात समझ में। ये कॉमन छोटी छोटी बातें एनसीईआरटी की बुक्स में बता रखी हैं, ध्यान रखें। अब हम चर्चा करेंगे कुछ और थोड़ा सा डीपली जाएंगे कि वास्तव में एब्जॉर्प्शन किस प्रकार से होता है, पचित भोजन का अवशोषण किस प्रकार से होता है। तो देखिए, अब हम क्या भोजन में जो पहले तो ध्यान रखें कि सबसे पहले अपन क्या कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इनको हम यूज लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स अपन भोजन के रूप में काम में लेते हैं। और क्या काम में लेते हैं, प्रोटीन्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स काम में लेते हैं, प्रोटीन्स का अपन उनका डाइजेशन होता है, फिर लिपिड्स का डाइजेशन होता है, ठीक है, फिर और क्या भोजन में शामिल होते हैं, विटामिन्स होते हैं, और इसके बाद मिनरल्स होते हैं, ठीक है। ये इनका यहां से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं इनकी अपन चर्चा करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इनमें क्या है, किसमें चेंज होते हैं, ये मोनोसेकेराइड्स में बदलते हैं पाचन के बाद, मोनोसेकेराइड्स में। आगे बात समझ में कि पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट किसमें बदल जाते हैं, मोनोसेकेराइड्स में बदल जाते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न आएगा यहाँ से। प्रोटीन्स जो होते हैं वो किसमें बदलते हैं बच्चा, एमिनो एसिड्स में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं, एमिनो एसिड्स में बदल जाते हैं। और लिपिड्स जो होती हैं वो वसीय अम्ल, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स में ग्लिसरॉल्स में बदल जाती है। विटामिन जो होते हैं उनका सीधा अवशोषण होता है, मिनरल्स जो होते हैं उनका सीधा अवशोषण होता है। ये चीजें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड से मोनोसेकेराइड्स बन गए, एमिनो एसिड्स बन गए, फैटी एसिड्स बन गए। इनका अवशोषण किस प्रकार से होता है, तो थोड़ा सा ध्यान लगा करके आप इस क्लास को सुनेंगे तो ये समझ में आएगा। देखिए, जो मोनोसेकेराइड्स जो हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न आ जाता है क्या कि जो मोनोसेकेराइड हैं, मोनोसेकेराइड्स का घटता क्रम क्या है। मोनोसेकेराइड्स कौन कौन से, पहले तो ध्यान में रखें, मोनोसेकेराइड्स के अवशोषण का घटता हुआ, एब्जॉर्प्शन का डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। तो देखिए, पहले आप मोनोसेकेराइड कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। पहले है गैलेक्टोज, ठीक है, गैलेक्टोज क्या है, मोनोसेकेराइड, ध्यान में है आपको। जो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनका जब डाइजेशन होता है तो ये मोनोसेकेराइड्स के रूप में अपने को प्राप्त होते हैं। इनका अवशोषण कैसे होता है, पहले तो आप ध्यान में रखें कि मोनोसेकेराइड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। गैलेक्टोज, सेकंड ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, ठीक है, फिर गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फिर फ्रक्टोज, ठीक है, फिर मेनोज, ठीक है, फिर जाइलोज और फिर एरेबिनोज। देखो, ये जो मैंने बताया ये सारे क्या है, मोनोसेकेराइड्स हैं और इनका अवशोषण का क्रम भी यही है। सबसे अधिक गैलेक्टोज के रूप में, फिर ग्लूकोज के रूप में, फिर फ्रक्टोज के रूप में, फिर मेनोज के रूप में, फिर जाइलोज के रूप में, फिर एरेबिनोज के रूप में इनका अवशोषण होता है। तो शर्कराओं का जो मोनोसेकेराइड जो होती हैं उनका घटता हुआ क्रम क्या है, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेनोज, ठीक है, जाइलोज और एरेबिनोज, ठीक है। इस प्रकार से ये घटता हुआ क्रम है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में ये है, पहले सबसे पहले ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फिर ग्लूकोज, फिर फ्रक्टोज, फिर मेनोज, फिर जाइलोज और फिर एरेबिनोज। ये तो खास बात ध्यान में रखें कि शर्कराओं के अवशोषण का घटता हुआ क्रम कौन सा है। बहुत बढ़िया, नीट की एग्जाम में ये प्रश्न बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट और ध्यान में रखें, क्या बात ध्यान में रखेंगे कि ग्लूकोज व गैलेक्टोज, ये दोनों चीजें जो है ना, इनका अवशोषण कौन सी विधि के द्वारा होता है, तो आप बताएंगे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा, सक्रिय परिवहन के द्वारा इनका अवशोषण होता है। किसका,
ग्लूकोज व गैलेक्टोज का। कौन सी विधि के द्वारा अवशोषण होता है बच्चा, ध्यान से सुन लेना। कौन सी विधि के द्वारा? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा, सक्रिय परिवहन के द्वारा किसका अवशोषण होता है? तो आप बताएंगे गैलेक्टोज व ग्लूकोज। जी एक्टिव जी का, ग्लूकोज का, गैलेक्टोज का अवशोषण सक्रिय परिवहन के द्वारा हो जाता है और बच्चा क्या हो जाता है? कहीं ना कहीं खो जाता है। ये ध्यान में रखना, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। बाकी के जो हैं फ्रक्टोज है, मेनोज है, पेंटोज शुगर जो हैं, ये सभी देखो। फ्रुक्टोज का आपको बता दिया पहले ही मैंने एनसीईआरटी की बुक्स में, पिछले मैंने बताया था कि फ्रुक्टोज का जो एब्जॉर्प्शन है वो फेसिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा होता है। ठीक है, ध्यान में रखें। अब हम बात करेंगे किसका? भाई मेनोज है, जाइलोज है, एरेबिनोज है। फ्रक्टोज का क्या हो गया भाई? क्या करिए आपकी बुक? फेसिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, सुसाध्य परिवहन के द्वारा इसका अवशोषण होता है। मेनोज, जाइलोज और पेंटोज जो भी शुगर हैं, पेंटोज शुगर है, उनका अवशोषण जो होता है वह है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चा? पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा होता है। ध्यान में रखें क्या खास बात कि जो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो पाचन के बाद, डाइजेशन के बाद मोनोसेकेराइड्स में बदल जाते हैं और उनके अवशोषण का घटता हुआ क्रम क्या है? गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेनोज, जाइलोज और एरेबिनोज। आगे बात समझ में। अब इनमें भी गैलेक्टोज व ग्लूकोज का अवशोषण होता है सक्रिय परिवहन के द्वारा। फ्रक्टोज का परिवहन होता है फेसिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। फिर मेनोज, जाइलोज, एरेबिनोज, पेंटोज, ये जो शुगर हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है निष्क्रिय अवशोषण के द्वारा। तो इस बात को ध्यान रखें, मन में ठान ले, इनको याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न यहां से बनते हैं नीट की एग्जामिनेशन में फर्स्ट ग्रेड में, और आईएएस की एग्जामिनेशन जो होती है उनमें भी बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। एक और प्रश्न आप ध्यान में रखें कि ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन जो होता है, जैसे मैंने बताया कि किसके द्वारा होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा होता है, लेकिन इसमें एक पंप काम करता है जिसको कहते हैं सोडियम पंप। क्या कहते हैं बच्चा? सोडियम पंप कहते हैं। सोडियम पंप की सहायता से किसका अवशोषण होता है? ग्लूकोज का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होता है? ग्लूकोज का अवशोषण होता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन से जो पदार्थ बनते हैं उनका अवशोषण अपन रीड कर चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे कि प्रोटीन का अवशोषण किस प्रकार से होता है। पहले ध्यान में रखें कि प्रोटीन्स जो होते हैं क्या बनते हैं भाई? प्रोटीन से अगर इनका डाइजेशन होगा, प्रोटीन का क्या होगा? डाइजेशन होगा, और डाइजेशन से प्रोटीन का डाइजेशन हो गया बच्चा। डाइजेशन क्या बन गया भाई? एमिनो एसिड्स बन गए हैं। क्या बन गए हैं? एमिनो एसिड्स बन गए हैं। और एमिनो एसिड्स का अवशोषण किस प्रकार से होता है? तो आप ध्यान में रखें, एमिनो एसिड्स के दो समावयवी होते हैं, आइसोमर्स होते हैं। एक तो एल एमिनो एसिड, समझ गए? ध्यान से देखना इसको। एल एमिनो एसिड्स जो होते हैं और दूसरे होते हैं डी एमिनो एसिड्स। ठीक है, दो फॉर्म होती हैं, एल एमिनो एसिड्स और डी एमिनो एसिड्स। एल एमिनो एसिड्स जो होती हैं उनका एब्जॉर्प्शन जो होता है वह होता है बच्चा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा किसका एब्जॉर्प्शन होता है? एल एमिनो एसिड्स का। इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है नीट में, इंपॉर्टेंट पर्सन क्या बनेगा कि एल एमिनो एसिड्स जो होते हैं उनका अवशोषण किस मेथड के द्वारा होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जो है वह है उसमें किसकी आवश्यकता होती है? एटीपी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जो होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत इसका एब्जॉर्प्शन होता है। सांद्रण प्रवणता, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होती है उसके विपरीत अवशोषण होता है किस मेथड के द्वारा? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान में रखें, किसका? कौन से एमिनो एसिड्स का?
एल एमिनो एसिड्स का अवशोषण जो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा होता है, जबकि डी एमिनो एसिड्स जो होती हैं, डी एमिनो एसिड्स जो होती हैं उनका अवशोषण जो होता है वह पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चा? पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, निष्क्रिय परिवहन के द्वारा। इसमें किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ये तो हो गई बच्चा क्या प्रोटीन्स क्या डाइजेशन से जो पदार्थ बनते हैं। अगर और कोई बच गया, पेप्टोन्स बच गए, प्रोटियोजेस बच गए, यानी कि प्रोटीन्स के टुकड़े बच गए ना, तो फिर उनका अवशोषण नहीं होगा। ठीक है, किसके द्वारा, किसमें जाते हैं सारे? ये जाते हैं बच्चा ब्लड में जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? लिपिड्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि तीसरी खास बात क्या है, लिपिड्स का अवशोषण किस प्रकार से होता है। तो क्या क्या लिखेंगे बच्चा? लिपिड्स का अवशोषण। ठीक है, लिपिड्स का अवशोषण किस प्रकार से होता है समझने की बात है कि वसाएं जो होती हैं, लिपिड्स जो होती हैं उनका डाइजेशन होगा, डी होगा, डाइजेशन होगा, और डाइजेशन के बाद फैटी एसिड्स बनेंगे। फैटी एसिड्स बन गए, फैटी एसिड्स प्लस और क्या बन गया? ग्लिसरॉल बन गया। फैटी एसिड में ग्लिसरॉल बन गया। इनका अवशोषण अपने दिमाग में आता है किस प्रकार से होगा। तो खास बात ध्यान में रखें, इनको कहते हैं अपन मोनोग्लिसराइड्स के रूप में। देखो लगभग 40% लिपिड्स जो होती हैं, प्रश्न बनता है 40% लिपिड्स जो बनती हैं उनका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो मोनोग्लिसराइड्स के रूप में होता है। किसके रूप में होगा? मोनोग्लिसराइड्स के रूप में होता है। मोनोग्लिसराइड्स के रूप में इनका अवशोषण होता है। कितने परसेंट? 40%। ठीक है, 40% लिपिड्स का एब्जॉर्प्शन किस रूप में होता है? मोनोग्लिसराइड्स के रूप में होता है। ध्यान में रखना, 40% लिपिड्स मोनोग्लिसराइड्स के रूप में अवशोषण होता है। नेक्स्ट बात क्या होगी कि जे ऐसे फैटी एसिड्स जिनमें कार्बन की संख्या जो होती है 10 सी एटम्स, 10 कार्बन एटम्स जो होते हैं उनसे अधिक हो। 10 कार्बन परमाणु से अगर संख्या अधिक है किसी फैटी एसिड में, ध्यान से सुन रहे हो आप, कि 10 कार्बन परमाणु से संख्या, वो चेन होती है ना वसीय अम्लों की, लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्ल हो जिसमें कार्बन एटम्स की संख्या 10 से अधिक हो, तो उनका अवशोषण, चाहे वो मोनोग्लिसराइड्स हो, चाहे वो डाइग्लिसराइड हो, चाहे वो काइलोमाइक्रोन हो, उनका अवशोषण जो होता है लैक्सियल के द्वारा होता है। यानी कि लसीकीय, केशिकीय जाल, लैक्सियल जिसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं? लसीकीय केशिकीय जाल। इसका मतलब क्या है? लैक्सियल के द्वारा इसका अवशोषण होता है। कौन से किनका होता है? जिन फैटी एसिड्स की, जिन काइलोमाइक्रन्स की, जिन मोनोग्लिसराइड्स की, जिन डाइग्लिसराइड्स में अगर 10 कार्बन परमाणु से अधिक हैं तो उनका अवशोषण लैक्सियल के द्वारा ही किया जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखें। लेकिन अगर 10 कार्बन परमाणु से कम है, यानी कि उनकी जो फैटी एसिड्स हैं उनमें कार्बन परमाणु की चेन 10 से कम है, चेन में कार्बन परमाणु 10 से कम है, तो उनका एब्जॉर्प्शन जो होगा वह किसके द्वारा होगा बच्चा? वह ब्लड कैपिलरीज के द्वारा हो जाएगा। किसके द्वारा? ब्लड कैपिलरी जो होती हैं उनके द्वारा किसका अवशोषण हो जाएगा भाई? रक्त केशिकाओं के द्वारा उस किसका अवशोषण हो जाएगा? ऐसी फैटी एसिड्स जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या 10 से कम हो, उनका एब्जॉर्प्शन कैसे हो जाएगा? ब्लड कैपिलरीज के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, वह वसाएं जो होती हैं ब्लड में चली जाएंगी। कहते हैं ना, प्रश्न आया था अभी एनसीईआरटी में, मैंने रीड किया था, क्या अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था कि वसाओं का अवशोषण, वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल का अवशोषण रक्त के द्वारा नहीं होता। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन थी। लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो एक कमी अपने को नजर आती है कि ऐसे वसीय अम्ल जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या 10 से कम है, उनका एब्जॉर्प्शन जो होता है, उनका अवशोषण जो होता है वह रक्त के माध्यम से हो सकता है। लेकिन जिन फैटी एसिड्स में कार्बन परमाणु की संख्या 10 से अधिक है, 10 सी एटम्स,
10 कार्बन परमाणु से जिसकी चेन में संख्या अधिक है उनका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो किसके द्वारा होता है बच्चा? वो लैक्सियल के द्वारा होता है, लसीकीय केशिकीय जाल के द्वारा होता है। थोड़ी सी बात और ध्यान में रखना कि जैसे ही मतलब 10 10C एटम अपन लिख दिया मैंने, 10 कार्बन परमाणु से अधिक, 10 कार्बन परमाणु से अधिक वसीय श्रृंखला वाले वसीय अम्ल हैं, फैटी एसिड्स हैं। ये वसीय अम्ल किस प्रकार से अवशोषित होंगी? ये पहले किसमें जाएंगे बच्चा? लैक्सियल में जाएंगी, ठीक है। लैक्टियल अपन इसको कहते हैं, लैक्टियल में चली जाती हैं। और लैक्टियल जो होता है वह किसमें खुलता है? बहुत बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि लैक्टियल्स जो होती हैं वो किसमें खुलती है? एक बड़ी वाहिका में खुलती हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं बच्चा? सिस्टर्ना काइली। ये बहुत बार प्रश्न नीट में पूछा जा चुका है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है, आरएस में पूछा जा चुका है, आईएएस में पूछा जा चुका है। क्या कि सिस्टर्ना काइली किससे संबंधित है? तो आंसर क्या बताना पड़ेगा? सिस्टर्ना काइली इज बिलोंग्स टू एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। ये सिस्टर्ना काइली लैक्सियल जो होती है वो सिस्टर्ना काइली में खुलती है। और सिस्टर्ना काइली जो होती है कहां जाके खुलती है? आपके बाएं कंधे के पास, बाएं कंधे के पास, लेफ्ट शोल्डर के पास ये जाकर के खुलती है। यहां पर दो वेन्स आपस में जुड़ती हैं, कौन कौन सी? एक तो सब क्लेवियन वेन्स, सब क्लेवियन वेन, और दूसरी है जगलर या जगलर वेन। कौन सी? जुगलर वेन, जुगलर शिरा। ये दोनों जहां पर मिलती हैं, दोनों शिराएं, सब क्लेवियन वेन और जगलर वेन, ये जहां पर मिलती है वहां पर सिस्टर्ना काइली खुलती है। और यहां पर जाकर के ये किसमें मिल जाती है बच्चा? ब्लड में मिल जाती है। इस प्रकार से वसों का अवशोषण हो जाता है, ठीक है। पढ़ लिया आपने कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण, पढ़ लिया आपने फैट्स का, लिपिड्स का अवशोषण, पढ़ लिया आपने प्रोटीन्स का अवशोषण। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं किसकी? विटामिन्स की, कि विटामिन्स का अवशोषण किस प्रकार से होता है। आपको पता है विटामिन्स जो होते हैं ना, जैसे विटामिन B12 है, B12 के लिए बहुत बार प्रश्न आता है कि विटामिन B12 का अवशोषण किस प्रकार से होता है। तो ध्यान में रखें, ये प्रश्न बनता है। B12 लिख दिया मैंने, कौन सा विटामिन है? विटामिन B12 लिख दिया है। विटामिन B12 का अवशोषण किस प्रकार से होता है? तो आप ध्यान में रखें, विटामिन B12 के लिए एक फैक्टर, एक कारक आवश्यक होता है। उस कारक को अपन क्या कहते हैं बच्चा? केसल या केस्टल कारक कहते हैं। केस्टल कारक अगर उपस्थित है तो ही विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है। इसके अलावा केस्टल कारक का एक और नाम है जिसको क्या कहते हैं बच्चा? इंट्रिंसिक कारक भी कहते हैं। यानी कि ऑप्शन में मिल जाए कि विटामिन B12 का अवशोषण किसके द्वारा होता है, तो आप क्या बता देंगे? केस्टल कारक के द्वारा। इंट्रिंसिक कारक की सहायता से किसका अवशोषण होता है? विटामिन B12 का अवशोषण होता है। एक और खास बात में ध्यान रखें कि विटामिन B12 जो होता है उसमें कोबाल्ट मेटल पाई जाती है और इसकी कमी से साइनोकोबालेमिन इसका नाम है, साइनोकोबालेमिन। और इसकी कमी से जो डिजीज हो जाती है उसको अपन क्या कहते हैं बच्चा? पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? पर्नीशियस एनीमिया रोग हो जाता है। किसकी वजह से? विटामिन B12 की कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है? पर्नीशियस डिजीज हो जाती है, पर्नीशियस रोग हो जाता है। विटामिन B व C जो होते हैं, विटामिन B व C जो होते हैं उनका अवशोषण सीधे सिंपल तरीके से विसरण क्रिया द्वारा होता है। कौन सी क्रिया के द्वारा होता है? डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। आपने विटामिन C लिया और वह अवशोषित हो गया, तो ये बात आप ध्यान में रखें। बाकी के जो वसा मिले विटामिन है A, D, E, K, इनके एब्जॉर्प्शन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बाइल जूस, पित्तरस की सहायता से
पितरस की सहायता से इनका एब्जॉर्प्शन होता है। कौन कौन से विटामिन का? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। क्योंकि ये सभी विटामिन किस प्रकार के हैं बच्चा? ये सभी विटामिन जो हैं वो वसा विलय, फैट सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये थे खास खास बातें किससे संबंधित? डाइजेशन से संबंधित। आपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन का एब्जॉर्प्शन किस प्रकार से होता है ये पढ़ा। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे मान लो कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से हैं आप ध्यान में रखें, जैसे Na+ और Cl- है। ठीक है, सोडियम और क्लोराइड। नमक आपने लिया, ठीक है, वो किस में टूट जाएगा? Na+ व Cl- में टूट जाएगा। तो इनका अवशोषण जो होता है ना, वो किस में होगा भाई? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। समझ गए? बात को ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो कहां पर एब्जॉर्ब होंगी? लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाती है। कहां पर एब्जॉर्ब हो जाती है? लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत्र में इनका अवशोषण होता है। इसके अलावा आयरन जो होता है, आयरन की टेबलेट्स लेते हैं, आयरन। ठीक है, आयरन की टेबलेट्स जो होती हैं इनका एब्जॉर्प्शन कहां पर हो जाता है? ग्रहणी में, डिओडेनम में इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ध्यान में रखना, ग्रहणी या डिओडेनम में आयरन की टेबलेट्स जो लेते हैं उसमें से आयरन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, आपने थोड़ी पी ली है दारू या शराब या एल्कोहल, तो इसका अवशोषण कहां पर हो जाता है? स्टोमेक में हो जाता है। ध्यान में रखें, पहले ही नशा चढ़ जाता है, आंत्र में जाने नहीं देते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाइकार्बोनेट जो होता है उनका अवशोषण जो होता है, बाइकार्बोनेट HCO3-, बाइकार्बोनेट जो होते हैं HCO3- आयंस जो होते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स ये हैं, इनका एब्जॉर्प्शन पूरी आंत्र में होता है। तो ये खास बातें थी अवशोषण से संबंधित, आपको समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई है तो थोड़ा सा दोबारा और सुन लेना। यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।